जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में भूख कैसे जानलेवा साबित हो रही है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। आतंक की फसल उगाने वाले पाकिस्तान के हालात को समझना है तो पाकिस्तानियों को सुनना होगा। खुदा इनको गर्क करे, ये बेगैरत लोग ईरान से क्यों नहीं लेते, यहाँ ला के पाइप ला के बैठा हुआ है। अब मेरा साला था, कल उसके बाद 250 रुपये नहीं थे पेट्रोल के लिए कि वो घर से निकल जाए और जाके अपने बच्चों का गुजर बसर करे। रात को भी खाने के लिए नहीं था उसके पास। बांग्लादेश उसके हमारा 1 रुपया, उनका 2 रुपये 53 पैसे, क्या अब हम 2 टके के भी नहीं रहे। सिर्फ आवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ, ये भी कफन भी शायद हो सकता है आने वाले वक्तों में कफन भी महंगा कर दे। इल्तिजा करता हूँ, खुदारा इस मुल्क को इस हाल पे मत लाए कि इंसान को काट के जीना शुरू कर दे। रोना, गिड़गिड़ाना, हुक्मरानों को कोसना और महंगाई के नाम पर आंसू बहाना पड़ोस के आतंकी मुल्क का ये परमानेंट मुकद्दर बन चुका है। साबित तो हो रहा है कि ये बैरूनी एजेंडा है। जुल्म पे जुल्म हो रहा है, ये बच्चों को मार रहे हैं, ये नशे। मैं पाकिस्तान के तमाम जो फोर्सेस हैं उनसे प्यार करता हूँ बासीत शहरी, ठीक है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा जो मुल्क जिस सूरत हाल पे गामजन है उससे इसको निकालें और जिन लोगों के पास पावर है, इख्तियारात हैं, जो जहाँ से डील कर रहे हैं, खुदारा इस मुल्क को बचाएं। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। जिन्ना के मुल्क को अब कोई नहीं बचा सकता है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों और रावलपिंडी के वर्दी वाले दहशतगर्दों की करतूतों को देखते हुए ऊपर वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि रमजान के महीने में भी 24 करोड़ पाकिस्तानी एक मुट्ठी आटे के लिए तरस रहे हैं। पूरी दुनिया में अवाम को रिलीफ दिया जाता है रमजान में। बहुत पाकिस्तान है यहाँ पे, ये जो है ना हर बंदा जो है ना वो अपना कहते हैं जी हमारा सीजन लग रहा है। जो कह लो कि चीज प्राइस कम थी, आज वो डबल हुई है। रमजान के पाक महीने में हर मुसलमान रोजा रखता है, लेकिन पाकिस्तानी जिस पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बताते नहीं थकते, उस पाकिस्तान में महंगाई और मुफलिसी ने आधी आबादी का परमानेंट रोजा फिक्स कर दिया है। हालात ये हैं कि एक बोरी आटे के लिए पाकिस्तानी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। पाकिस्तान में आटे के लिए मची भगदड़ में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में हुई है। तस्वीरें मुल्तान की हैं, जहां एक बोरी आटे की लूट के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ऐसी भगदड़ मची कि लोगों की जान तक चली गई। वैसे ये मुल्तान का ही हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान के हर कोने में ऐसे ही हालात हैं। इंडिया में आप देख रहे हैं, हिंदू लोग हैं वो मुसलमान को रिलीफ दे रहे हैं। वो गैर मुस्लिम होके वो अपनी चीज़ों को रिलीफ देते हैं कि नहीं यार ये गरीब लोगों को, मुसलमानों का रमजान आया तो चीज पैकेज देने को। आटे की सूरत हाल क्या है? 3-4 दिन हो गए ना चक्कर ला के आटे वास्ते था गए, सानू आटा नहीं मिलन दिया। आटे का तो बहुत बुरा हाल है। आटा ही नहीं, पाकिस्तानियों की थाली में नमक तेल भी गायब हो चुका है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा दिखा रहा है कि पाकिस्तान में प्याज 228%, गैस 108%, पेट्रोल 81%, डीजल 102%, चाय पत्ती 94%, केला 89%, चावल 81% और अंडा 79% तक महंगा हो गया है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी एक एक प्याज और आलू तक चोरी करने में लगे। किन्नू जिसको हम कहते हैं, ये क्या रेट है? 300 रुपए दर्जन। यहाँ पे इतनी चोरियां हो रही, इतनी चोरियां, क्या हाल है? लोग बेचारे प्याज चोरी कर रहे हैं, एक प्याज के पीछे मजबूरी हुए पड़े ना, मजबूर। जब भूखे मरेंगे तो फिर चोरियां डकैतियां ही करेंगे। बिल्कुल वजह जो हमारे पास 300 रुपए केजी है, वो इंडिया के पास या तो 30 रुपए है, या तो 40 रुपए, या तो 20 रुपए, या तो 10 रुपए है। देखे ना, उन्होंने मेंटेन रखा हुआ ना अपना एग्रीकल्चर लैंड को, जो जिस पे बिजनेस कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की आवाम कहां जानती थी कि जिनके हाथ में वो बारी बारी अपने मुल्क का मुकद्दर सौंप रहे हैं, वो जिन्ना लैंड को कंगाली का सिकंदर बनाकर ही दम लेंगे। पाकिस्तान में महंगाई ऐतिहासिक 46% के ऊपर पहुंच चुकी है। रमजान से ठीक पहले चना दाल 240 रुपए थी, अब 260 रुपए पहुंच गई है। मसूर दाल 220 रुपए से 260 रुपए, चावल 320 रुपए था, अब 360 रुपए हो गया। रमजान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला खजूर नॉर्मल क्वालिटी में 450 से 500 रुपए का था, अब 700 रुपए हो चुका है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी को पिछले कई महीनों से 2 वक्त की रोटी मयसर नहीं हो रही। भला वो मुल्क रमजान में 450 रुपए में मिलने वाले खजूर को कैसे खरीद पाएगा?
बहुत सारी औलादें हैं। हम अपने घर में अपनी माँ का भी ख्याल नहीं कर रहे और इस सरजमीन जो हमारी माँ है, जो हमारी परवरिश कर रही है, हम इसका भी ख्याल नहीं कर रहे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग राय रास्त पे आ जाएं। महंगाई इतनी नहीं है जितनी की गई है, ये महंगाई इतनी नहीं है, इसलिए कि जब एक चीज़ बिक रही है तो इसका मतलब उसको कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा जब बेच रहा है वो, ऐसे नहीं बेच रहा है। मेरे रोने को मत देखें आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हुआ, इसको सीधा करें आप लोग। जिक्र करने भर से पाकिस्तानी टेसू बहाने लगते हैं। वैसे पाकिस्तान के जिन हालात पर मियां इमोशनल हो गए, उन्हीं हालात को कुछ पाकिस्तानियों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। कराची का हाल बयां सुनिए। एक घर की फ्रूट चाट ली है तो 2675 रुपए के फल मिले हैं। और ये अब ये सुनिए आप, ये केले, ये 8 सेब निकाले अंदर से, ये कीनू है। अब ये कीनू जो है इसका, आप ये पकड़िएगा भैया, हमने ये केले लिए, इनकी हालत देख ले क्या है, 450। सेब गोल वाला दर्जा अव्वल जो सबसे अच्छा सेब है, उसके रेट यहाँ पे लिखे हुए 173 रुपए, हमें मिला है 600 रुपए किलो। खरबूजा दर्जा अव्वल 123, हमें 200 रुपए किलो मिला है। कीनू दर्जा अव्वल जो बड़े वाले कीनू होते हैं वो है 253, हमें 600 रुपए दर्जन मिला। कीनू का साइज मैंने आपको, ये कीनू का साइज है, ये सेब का साइज देख ले, खुबानी के साइज का सेब है, मार्केट से 300 गुना महंगा, जिसके रेट यहाँ 252 लिखे, वो 600 रुपए किलो। ये पकड़े चाचा, ये सरकार ने बोला 300 गुना महंगा बेचो। नहीं जी, सरकार ने नहीं भेजा, जो मार्केट से जैसा ला रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की लिस्ट आपने मजाक बनाने के लिए रखी हुई यहाँ पे। वैसे तो पाकिस्तानियों का ये परमानेंट रोना है, लेकिन इस दफा हालात हलक तक पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ की करतूतों ने नवाज खानदान की गैरत को खाक में मिला दिया है। नवाज शरीफ के कट्टर समर्थक भी शहबाज हुकूमत को कोस रहे हैं। देखिए, एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भारत के मुकाबले बेहतर हालत में थी, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान धीरे धीरे कर्ज के बोझ के नीचे दबता गया और आज पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। इसे पाकिस्तान के कर्ज वाले कैरेक्टर और इस्लामाबाद पर हुकूमत करने वाले हुक्मरानों की नीयत और सियासतदानों की सोच से समझा जा सकता है। पाकिस्तानी भी अजीब कौम है और सियासतदान तो उससे भी गुजरे हुए हैं। इसलिए जिन्ना के मुल्क की सत्ता पर हमेशा एक से बढ़कर एक नमूने बैठते रहे हैं, जो सियासत कम सर्कस दिखाकर भूखे पेट पाकिस्तानियों को भरपेट भरोसा देते रहे, उसकी बानगी देखिए। अगर मैं चीनी एक्सपोर्ट कर देता किसी भी वजह से, यहाँ पर 20 रुपए किलो चीनी की कीमत बढ़ जाती, आप मुझे कोस रहे होते और आम आदमी मुझे बद्दुआएं दे रहा होता। शरीफ खानदान को बद्दुआएं तो अब भी मिल रही हैं। पाकिस्तानी अपने मुकद्दर को मन भर कर कोस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सियासतदानों की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम नंगे पांव फिर लेंगे, लेकिन ये 24 करोड़ कौम जिंदा है, ये लड़ेगी मरेगी पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। इस शख्स की सोच देखिए। नियाजी के इस शागिर्द का नाम शेख रशीद है। पाकिस्तान का पुराना सियासतदान है, कई सरकारों में मंत्री रह चुका है। इसकी जुबान जब भी खुली भारत के खिलाफ जहर उगला। लेकिन पाकिस्तानी शेख चिल्ली को लेकर क्या कहते हैं, खुद सुन लीजिए। ये वही लोग हैं, लोगों को चाहिए इन लोगों की निशानदेही करें। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में और इंडिया में फसाद पैदा करते हैं। नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये किसी पाकिस्तान का, किसी एक जिम्मेदार बंदे का ये नजरिया नहीं हो सकता जो शेख रशीद का ये नजरिया। मुफलिसी और महंगाई की मार से पाकिस्तान के एक तबके की सोच में परिवर्तन आ चुका है, लेकिन पड़ोस के मुल्क की 24 करोड़ आबादी के बड़े हिस्से के जहन में अभी भी नफरत का जहर भरा हुआ है। सऊदी अरब, वो मुल्क जिसकी चमक दमक से आंखें चौंधिया जाती है, जिसे दुनिया के अमीर देशों में गिना जाता है, लेकिन अरब के इसी मुल्क की चौखट पर पाकिस्तान हमेशा से भीख मांगता रहा है। पाकिस्तान का हर प्रधानमंत्री सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा करता है
पाकिस्तान का हर आर्मी चीफ पद संभालने के बाद सऊदी जाता है। न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो हमें तरक्की की हर मनाजिल को तय करना था, लेकिन हुआ क्या, हम डे बाय डे पस्ती की तरफ चले गए हैं। न्यूक्लियर तो है, वो एक डिफेंस सिस्टम है, लेकिन डिफेंस भी तब होता है जब आपकी अवाम के पेट भरे हैं। भूखे पेट तो मतलब फौज भी नहीं लड़ सकती। शेख रशीद बोंग है, तो उनकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सऊदी के शेखों से खैरात मांगना होता है। सऊदी अरब ऐसा करता भी रहा है। आखिर सऊदी अरब की ऐसी क्या मजबूरी रही है जो वो हर बार पाकिस्तान को भीख देता रहा। 2 हफ्ते पहले की ये तस्वीरें जब सऊदी अरब और ईरान ने दशकों पुरानी अदावत को खत्म कर दोस्ती के दरवाजे खोलने का ऐलान किया। 10 मार्च को तेहरान से बयान जारी होता है कि सऊदी अरब और ईरान कूटनीतिक रिश्ते बहाल करेंगे। कुछ घंटे बाद बीजिंग से बयान आता है कि दोनों देश एक दूसरे के मुल्क में दूतावास खोलेंगे। इसके साथ ही एक तस्वीर भी जारी की जाती है जिसमें सऊदी और ईरान के राजनयिकों के साथ चीन के अफसर भी मौजूद होते हैं। ईरान से दुश्मनी खत्म होते ही सऊदी के शेखों ने पाकिस्तान को खैरात देना बंद कर दिया है। इसलिए इस्लामाबाद के लुटेरे हुक्मरान बिलबिला उठे। देखिए 2014 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जैसे को तैसा वाली पॉलिसी अपनाई और यही वजह है कि सरहद पर साजिशों का ताना बाना तैयार करने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है। और सच्चाई ये भी कि जिस दिन हालात ठीक होंगे उसी दिन से पाकिस्तान की साजिशें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान की सुधरने की कोई उम्मीद की जा सकती है क्या? पाकिस्तान बेगैरत और बेशर्म किस्म का मुल्क है। जिन्ना का मुल्क सुधर ही नहीं सकता है। कंगाली में भले ही इस्लामाबाद के हुक्मरानों से कसूर बदलने लगे, लेकिन ये हकीकत है कि जिस दिन पाकिस्तान के दिन फिरेंगे उसी दिन आतंकी मुल्क की साजिशों का नया दौर शुरू हो जाएगा। इसकी वजह है पाकिस्तान की नस्लों में कूट कूट कर भरा गया कट्टरता का जहर। पहले इस्लाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो जो इस्लाम है, इस्लाम की बेस पे ही पाकिस्तान का जो वजूद है वो मार्ज अमल में आया है। तो इसलिए हम इसको किसी सूरत डिनाई नहीं कर सकते कि इस्लाम जो है ना उसको हम पीछे करें और पाकिस्तान को हम आगे लेकर डोमिनेंट सोसाइटी बनानी है। ये मोदी ने इलेक्शन ही इस चीज़ पे जीता है। उन्होंने बल्कि ये कोशिश की थी कि हम एक ना अटैक भी करवा के ना पाकिस्तान पे अपना त्यारा भेज के, तो हम एक अटैक भी करवा के ना जरा अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर लें। पाकिस्तान नफरत की नींव पर वजूद में आया था। जिस आतंक की खेती पाकिस्तान ने की वही जिन्ना के मुल्क को निगल रही है। लेकिन अब पाकिस्तान यही जहर हमारे देश में फैलाने की साजिश कैसे कर रहा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुनिए। Because the threat of terrorism has actually become even more serious. We have seen the expansion of Al-Qaeda, Daesh, Boko Haram and Al-Shabaab and their affiliates. At the other end of the spectrum are lone wolf attacks inspired by online radicalization and biases. But somewhere in all of this, we cannot forget that old habits and established networks are still alive. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान की हकीकत दुनिया को बताई। पाकिस्तान को आतंक का एपिसेंटर बताया। Called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. I could use much harsher words than epicenter. पाकिस्तान की सच्चाई भी यही है। खुफिया रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि भारत से सीधे टक्कर न ले पाने वाला पाकिस्तान अब छद्म तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। इस समय पाकिस्तान के आतंकियों ने ई जिहाद को अपना सबसे बड़ा टूल बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के खिलाफ ऑनलाइन जिहाद को अंजाम देने के लिए सैकड़ों की संख्या में टेक्नोक्रेट को काम पर लगा रखा है, जिन्हें बाकायदा हर महीने 20,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर जैसे आतंकी भारत में नौजवानों को रेडिकलाइज करने की साजिश कर रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान भले ही भूखों मरने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन दहशतगर्द मुल्क की आदत और नीयत नहीं बदली। यही होने वाला है। दाने दाने को तरस रहा पड़ोस का मुल्क बूंद बूंद पानी को भी तरसने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बता रही है कि जिन्ना के मुल्क का मुस्तकबिल भयंकर तौर पर खराब है।
जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। यूएन ने दुनिया में पानी के संकट को लेकर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में आने वाले दिनों में जल संकट से गुजरने वाले देशों का नाम है। 33 देशों के लिस्ट में पाकिस्तान का नाम पहले पोजीशन पर है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में साउथ एशिया में भयंकर गर्मी पड़ सकती है। पानी के मौजूदा सोर्स सूख सकते हैं। खासतौर से पाकिस्तान में पानी का अकाल हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानियों का हलक अभी से सूखने लगा है। पाकिस्तान को ही देख के डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पानी की जरूरत होगी जो महंगा है। पाकिस्तान बैकफुट पर जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 25% जो है एग्रीकल्चर पर बेस करता है, तो हालात ख़राब होंगे, कहत साली भी आएगी। हमारी वहाँ पर एक्सपोर्ट जाना बंद हो जाएगी तो उनका एक बहुत अहम जो सनती इदारा है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इंडिया के पास इतनी फर्टाइल कल्टीवेशन नहीं है। हमारी कल्टीवेशन यूटिलाइज होती है वहाँ पे। हम कहते हैं सिंध, तो सिंध भी जो है वो भी वहाँ से कश्मीर से ही निकलता है, और अगर वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, तो फिर तो सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसने वाला है। असल में पाकिस्तान में पानी का कोई बड़ा सोर्स नहीं है। साथ ही पाकिस्तान में बहने वाली सभी बड़ी नदियों का सोर्स हमारी सरहद में है। इसके अलावा इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठने वाले हर हुक्मरान ने पाकिस्तानियों को दाना पानी मुहैया कराने के बजाय आतंक की फसलें उगाई हैं। पाकिस्तान को देखे तो सबसे ज्यादा क्या मशहूर है? टेररिज्म के लिए। हम दिखाएं के लिए टेररिज्म के लिए नहीं, टेररिज्म के लिए हमें चाहिए, हम दिखाएं कि हमारे पास इसके अलावा क्या है। हमारे पास टूरिज्म भी है। आप इंडिया को एग्जांपल दे रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कितना अर्न कर रहे हैं अपना। बिल्कुल, अभी मैं अभी आया हूँ, मैंने आपको बताया वहाँ पे तकरीबन 2.25 करोड़ एक साल में 2.25 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। इंटरनेशनल जो है वो यहाँ पे अभी अलाउ नहीं है, उनको भी अलाउ किया जाए। यहाँ पे अलाउ नहीं है इंटरनेशनल टूरिस्ट, यहाँ पे अलाउ नहीं है। पाकिस्तान की हकीकत यही है। जिस पाकिस्तान के लिए जिन्ना ने सरहद पर खून की लकीरें खींची थी, वो पाकिस्तान सिर्फ एक ख्याल था जो अब खाक में मिल चुका है। इसलिए दहशतगर्द मुल्क के मुकद्दर में सिर्फ अंधेरा लिखा है।